जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज का टॉपिक हम संविधान का भाग 1 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण ट्रिक्स देखेंगे। किस राज्य का गठन कैसे हुआ है और कौन कौन सी समितियाँ थी इससे जुड़ी हुई, उन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग और विभिन्न राज्यों का स्थापना, जैसे आप ट्रिक के बारे में देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हिमाचल प्रदेश को कैसे याद करना है और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को कैसे याद करना है। तो आते हैं अपनी टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो टॉपिक हमारा संविधान भाग 1, यानी कि संविधान में पहला पार्ट जो भाग होता है, अध्याय 1 है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक रखे गए हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक, इस भाग का संबंध, यानी कि इस भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, यानी कि यूनियन और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है। अब इनमें आर्टिकल 1 से 4 तक क्या क्या लिखा है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। भारत के राज्यों का संघ, यानी कि जो भारत राज्य है वो क्या है, विभिन्न राज्यों का एक संघ बना हुआ है, यूनियन बनी हुई है। तो पहली बात तो यही होगी, भारत के बारे में, पहली ओवरऑल भारत के बारे में पढ़ेंगे, राज्यों का संघ है। दूसरा बोला गया विधि, यानी कि कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा आर्टिकल अनुच्छेद कहता है कि आपको कानून बनाने का अधिकार है कि आप अपने भारत में अदर राज्य को मिला सकते हैं, अदर देश के किसी स्थान को मिला सकते हैं। तो उसके लिए आपको अधिकार बनाना पड़ेगा, यानी कि कानून बनाने पड़ेंगे। उसका उल्लेख किसमें, आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 कहता है कि यदि आप भारत के किसी राज्य की सीमा बदलना चाहते हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अनुसार। ठीक है, और ये शक्तियाँ किसे प्राप्त होंगी, ये शक्तियाँ संसद को प्राप्त हैं। तो इनमें परिवर्तन कौन करेगा, संसद करेगी। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4 कहता है कि जो आपके पास आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो कानून विधि है कि आप राज्य मिला सकते हैं, अपने देश में राज्य मिला सकते हैं और उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो विधि कानून बनाएंगे आप, वो विधि कानून जो आर्टिकल अनुच्छेद 368 है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कानून है उससे अलग होगा, यानी कि इन दोनों को सेम नहीं समझा जाएगा, एक जैसा नहीं समझा जाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। और किस आर्टिकल में, आर्टिकल 368 में। यहाँ तक की बात आपको समझ आती होगी। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन समितियाँ जो बनाई गई थी भाषा के आधार पर। सबसे बड़ा लोचा भाषा का हो रहा था कि सभी राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं। ठीक है जी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 27 नवंबर 1947 को एस के धर की अध्यक्षता में एस के धर समिति का गठन करते हैं कि आप एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया इन्होंने, कि इसके आधार पर आप हमें कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है जी। ये रिपोर्ट पेश करते हैं 10 दिसंबर 1948 को। इन्होंने आधार बताया कि आप यदि राज्यों का बंटवारा करना है, राज्य बनाने हैं, तो आप भाषा के आधार पर ना बनाकर उन्हें विकास के आधार पर बनाइए। विकास के आधार से मतलब कि आप जो भौगोलिक स्थिति है, प्रशासनिक स्थिति है या वित्तीय स्थिति है, उनके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करें। ये किसने कहा, एस के धर ने। धर से ध्यान रखेंगे धरती, और धरती पर ही विकास जन्म ले रहा है। ठीक है, धरती पर ही सब विकास हो रहा है। तो एस के धर समिति का संबंध, यानी सुझाव दिया विकास के आधार पर। ठीक है जी। उसके बाद बात यहीं नहीं थमी, जेवीपी समिति आती है। जेवीपी समिति कांग्रेस की समिति थी, इसका काम ही उल्टा विरोध करना था। इसने रिपोर्ट पेश की 1 अप्रैल 1949 को, और सुझाव देती है कि भाषाई आधार का विरोध करती है। भाई, भाषाई आधार पर छोड़कर दूसरी तरह राज्यों का गठन करना भी बात वही है, और भाषाई आधार का विरोध करना, जब विरोध कर दिया तो भाषा के आधार पर नहीं होने का अलग सुझाव दे दिया। जेवीपी समिति क्यों कहा गया, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया 3 सदस्यीय समिति थी। ठीक है जी। इसके बाद केस आता है जब इन्होंने
अपना भाषाई आधार का विरोध करना शुरू कर दिया। तो इस भाषा के चक्कर में ही पोट्टश्री रामुलु आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ये कहते हैं कि तेलुगु भाषा के आधार पर हमें एक राज्य का गठन चाहिए। ठीक है जी। रिजल्ट क्या हुआ? लगभग 50-56 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के सांस सूख जाते हैं, प्रधानमंत्री थे उस टाइम। उसके आनन फानन में वे रिजल्ट निकालते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन कर दो 1 अक्टूबर 1953 को, कि आंध्र प्रदेश का गठन कर दो तेलुगु भाषा पे। अब आपको पता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है, तो आंध्र प्रदेश का गठन तेलंगाना, समझ में आ गया ना तेलुगु भाषा क्यों रिलेट कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर हुआ? तेलुगु भाषा के आधार पर। कब होता है? 1 अक्टूबर 1953 में। यह आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। यानी कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बात यहीं भी नहीं थमी। अब ऐसा करके नेहरू की भी फजीत हो गई। फजीत क्या हो गई कि अब सब अलग अलग राज्य अपनी भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगे थे। सबने अलग अलग मांग की। ऐसे में नेहरू की फजीत हुई। इस फजीत को सोल्व करने के लिए फजल अली साहब आए, न्यायमूर्ति फजल अली साहब आए। फजल अली साहब को अध्यक्ष बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग का। नेहरू ने कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। गठन कब हुआ? 1953 में। क्यों हुआ? क्योंकि 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था। अब सब में मार धाड़ चल रही थी कि अब हमारा भी करो, हमारा भी करो। उसी के चक्कर में 1953 में आनन फानन में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। अब बात ऐसी हुई, जब फजल अली को पता लगा कि नेहरू जी की समस्या भाषा के आधार पर चल रही है, तो इनकी तो जो सांस रुक गई, सांप सूंघ गया। इन्होंने कहा कि भाई पहले तो पानी ला के दो, मुझे पानी दो। और इनके हृदय की धड़कन रुक गई। तो इसलिए पाणिकर और हृदयनाथ 2 सदस्य और गठित किए गए इसके साथ। क्या आप अध्यक्ष रहेंगे? 2 सदस्य आपके साथ KM पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू रहेंगे। तो ये 3 सदस्य आयोग गठन किया गया था। किसके लिए? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। अब साहब ये तीनों मिलकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 30 दिसंबर 1955 को। कब करते हैं? 30 दिसंबर 1955 को करते हैं। और अधिनियम पारित हो जाता है। अधिनियम क्या पारित होता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब का है? 1956 का। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 30 दिसंबर 1955। देखो दिसंबर चल रहा था, अगला आते ही जो जनवरी आएगा तो 56 हो जाएगा। तो 1956 में अधिनियम पारित हुआ और इसी के साथ 7वां संविधान संशोधन हुआ। तो 7वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम से। यहाँ तक आपको बात क्लियर? अब साहब फजल अली आयोग जो है क्या सुझाव देता है? ये सुझाव देता है जैसे हमारे मूल संविधान में 4 श्रेणियों में पूरे भारत को बांटा गया था। ठीक है जी, 4 श्रेणियों में कि जो बड़े इलाके होंगे, मुंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, उनको ABCD यानी कि बड़े ए में आगे, उससे छोटे, फिर C, फिर D ऐसे में बांटा गया था। तो इन्होंने सुझाव दिया कि हम इनको श्रेणी में न बांटकर 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित करते हैं। कितने में? 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, अब हमें 14 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश बड़े बड़े नहीं पढ़ने। इसके बाद जो गठन का भी क्रम जारी रहा, उसके बाद भी राज्यों का गठन होता रहा। वो कौन कौन से साल में हुआ और कौन से नंबर पर हुआ, यहाँ से पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम ट्रिक के द्वारा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं हम पांडिचेरी की। 5 आपको पता लग गया, 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ शासित। पांडिचेरी को कैसे याद रखना है? छठा केंद्र शासित प्रदेश बना, 5 के बाद छठा तो यही बनेगा पांडिचेरी। देखो इसके लिए एक थोड़ी गलत लैंग्वेज भी यूज करी जा सकती है, केवल हमें इसको याद रखना है, फंडा लगाना है, किसी को हमें जो है गाली गलौज नहीं करनी है। 14 ने चेरी भांड दी छेद 2। पांडिचेरी चेरी होती है ना, घास की खाने वाली चेरी, या खाना का बोल दो चेरी होता है, तो उसे 14 ने जो है भांड दी, यानी कि इसको भांड दिया, सड़ा दिया, इसलिए उसको छेद 2। 14 यानी कि जो 14वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट CA, 14वां संविधान संशोधन होता है, वो पांडुचेरी से संबंधित है। और कब होता है? 1962 में, जिसके तहत पांडुचेरी को छठा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है।
यहाँ तक आपको याद हो जाएगा। पांडुचेरी, चेरी भांड दी, चौदह ने छेद दो, ये आपको अपना ऑप्शन भी याद हो जाएंगे इसके। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट गोवा और दमन एंड दीव। गोवा एंड दमन और दीव, देखो गोवा G7, तो 7वां केंद्र शासित प्रदेश किसे बनाया गया? गोवा और दमन और दीव को। यहाँ तक क्लियर। और गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। वो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है जी, ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। तो G7 आप ध्यान हो जाएगा, 7वां केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश 6 और 7 हो गए। अब राज्य की बात करते हैं। 14 थे ना, तो 15वां राज्य गुजरात। देखो गुजराती साथी, गुजराती साथी एक दूसरे के साथी, साथी से यानी कि 1960, क्योंकि सारा काम तो 1956 के बाद हो रहा है ना अधिनियम के, तो 1960। तो गुजरात का गठन कब होता है? 1960 में 15वां राज्य बनता है गुजरात। किससे अलग होकर? मुंबई प्रांत से अलग होकर। ठीक है जी, यहाँ तक। चलो जी, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात तो अलग हो गया। अब नेक्स्ट वन ट्रिक फिर देखते हैं। साला नंगा छितरा, यानी क्या देते हैं ना कि यार जब तुझे छेतना है तो बंद कमरे में छेद ताकि कोई देखे ना। नंगा छितरा का मतलब खुले आसमान में छितरा है। तो साला 16वां राज्य। नंगा से नागालैंड, नंगा से नागालैंड, छितरा क्षेत्रा, छितरा 6 और 3। तो 1960 60 गुजरात था। 1960 और 63 के बाद अब जा नागालैंड 16वां राज्य बनता है। आपको याद हो जाएगा, एक बार और पढ़ लेना, साला नंगा छितरा। ठीक है जी। उसके बाद हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा चंडीगढ़, इसको कैसे याद करेंगे? देखो हरियाणा, हरि कृष्ण जी, कृष्ण भगवान जी ने जब पहाड़ से बारिश हो रही थी तो पहाड़ को अपनी उंगली पे उठा लिया था, तो उनकी 2 उंगलियां ऐसे दिखाई दे रही थी। ये आपको ध्यान रखना, उंगलियों की तरह कि 2 उंगली दिखाई दे रही थी। तो 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़ का गठन होता है। ठीक है जी। हरियाणा को तो बनाया गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया चंडीगढ़ को। तो आप यहाँ से आराम से रिलेट कर सकते हैं जब किसको क्या बनाया जा रहा है। ठीक है जी, हरियाणा गठन 1966 में होता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन देखते हैं। देखो हिमाचल यानी कि हिमालय। अब जब हिमालय पे इंसान चढ़ता है तो उसको एक साथ चढ़ना चाहिए, यानी कि कोई अलग अलग चढ़ रहा है तो पहाड़ भी खिसक जाते हैं, साथ मिलजुल के चढ़ना चाहिए। तो एक साथ अब ये तो है नहीं से, यदि मैं 1917 कर दूं तो आप कहोगे 1917 में गठन हुआ था हिमाचल का, क्योंकि पुनर्गठन आयोग 1956 का है, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, 17 का कर दिया 71। तो हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में होता है। और कौन सा राज्य बनता है? 18वां। 15 बना कौन सा? गुजरात। उसके बाद 16 कौन सा बना? नागालैंड। और 17 कौन सा बना? हरियाणा। और 18 कौन बन गया? अब हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। मेघा मित्र मेरा साथ दो, यानी कि मेघालय। आपको पता है मेघ बारिश होती है तो पूरे किसान कहते हैं कि मेघ भी तो किसानों का मित्र है। मेघा मित्र साथ दो, देखो साथ दो। तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा साथ दो। 1972 में इनका गठन होता है तीनों का, साथ दो। ठीक है जी। ये 19वें नंबर का, मिजोरम 20 का और त्रिपुरा 21 का जो है नंबर का राज्य बनता है। यहाँ तक आपको कवर। मेघा मित्र मेरा साथ दो 1972 में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का गठन होता है। देखो दोस्त, वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। नेक्स्ट राज्य हम सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम सिक्के दे दो या सिक्के दो दो, तो सिक्के दे दो यानी कि 22वां राज्य सिक्किम। सिक्के दे दो 22वां राज्य सिक्किम। इसके अनुसार देखो, जब 35वां अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है, तब ये सह राज्य होता है। और जब 36वां हो जाता है तब इसको राज्य बना दिया जाता है। किसे? सिक्किम को। 1975 में होता है। इसको आप ध्यान रख लेंगे, सिक्किम 36। ठीक है जी। उसके बाद 2 राज्य कौन से? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कंटिन्यू बनते हैं 1987 में, 23वें नंबर पर और 24वें नंबर पर। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणा के साथ 2-4 मत चलो, अरुणा के साथ 2-4 मत चलो, अकेले चलेगी अरुणा। और मिजोरम जोर लगा के ऐसा। ठीक है जी, 23 दोनों राज्य हो गए। अब गोवा पहले तो क्या बना था? 7वां केंद्र शासित प्रदेश। अब गोवा की बात आ गई है, गोवा को रिलेट करना है हमने गांव से।
देखो गांव में ज़्यादा 3-5 मत करना, 3-5 हमने कह दिया यहाँ को 2-5, क्योंकि 3-5 35वां राज्य थोड़े बन जाएगा। तो 2-5 यानी कि 25वां राज्य, गांव में 25वां राज्य, गोवा 25वां राज्य। और गांव में आपको पता है सारे लोग बाग 56 इंच का सीना ले फिरते हैं। 56वां जो संविधान संशोधन है वो गोवा से संबंधित है, 1987 में ही होता है। यहाँ तक कवर। अब नेक्स्ट बचा जो तीनों कंटिन्यू याद रखने हैं आपको। देखो पहला है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है जी। देखो 26वें नंबर का 26 और 36 सीरीज में एक 26वें नंबर का छत्तीसगढ़ है, ठीक है जी। 1 नवंबर 2000 को गठन, तीनों का 2000 को गठन होता है। उत्तराखंड वाले आराम से याद करेंगे 9 नवंबर उत्तराखंड। झारखंड वाले याद करेंगे 15 नवंबर। तो 1-9-15 की सीरीज किस में है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो 26वें नंबर का उत्तराखंड 27 का, झारखंड 28 का, ठीक है जी। 29वें नंबर का तेलंगाना बनता है 2 जून 2014 को। तो 2 जून की रोटी भी कह सकते हैं तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन होता है 29वें राज्य के रूप में। लेकिन गठन के हिसाब से 29 राज्य तो हो गए, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था वो 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, एकता दिवस, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूट जाता है। तो जम्मू कश्मीर एक राज्य खत्म हो गया, पहले 29 थे, खत्म हो गए, कितने रह गए अब? 28 रह गए बस, ठीक है जी। और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो राज्य 28, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब बने कैसे? उसके बाद एक कंडीशन और आती है कि जो दादर नगर हवेली और दमन और दीव थे इन दोनों को मिला दिया जाता है 3 दिसंबर 2019 को। 3 दिसंबर 2019 को दादर नगर हवेली, दमन और दीव को दादर नगर हवेली और दमन दीव में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया दोनों को मिलाकर। कब? 3 दिसंबर 2019 को। तो 2 वहाँ बने, यहाँ 2 का 1 हो गया, ठीक है जी। अब टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश हुए वो कितने हो गए? 8। कितने हुए जी? 8। अब 8 कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर लद्दाख, दोनों जम्मू कश्मीर से मिलकर बने। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। दादर नगर हवेली दमन दीव एक बना दिया गया, लक्षद्वीप। और उसके बाद बना हमारा अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। तो ये हमारे 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन का यूज करके आंसर देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन्य जीव विहार यानी कि जिन्हें अभ्यारण्य भी बोलते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वन्य विहार क्या है, अभ्यारण्य क्या है, क्योंकि यहाँ से अभी हाल ही में उत्तराखंड के वीडियो में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आसानी से याद होने वाला है। ट्रिक के साथ याद करेंगे। वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य क्या है? देखो, सरकार या संस्था जब किसी वन, पेड़ पौधे को खतरा हो, पशु पक्षी को खतरा हो, तो उसका कुछ क्षेत्र संरक्षित कर देती है, इसे हम बोलते हैं अभ्यारण्य। तो वन्य जीव विहार किसे बोलेंगे? यदि केंद्र सरकार, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो उसे बोल देगा हम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। और यदि राज्य सरकार कर रही है तो उसे बोल देंगे वन्य जीव विहार। उद्देश्य इसका क्या होता है? इन सभी को संरक्षण प्रदान करना, वनों की कटाई को, पशु पक्षियों की देखरेख को संरक्षण प्रदान करना है। आपको यहाँ तक बात समझ में आती होगी। तो हम बात करें उत्तराखंड में कुल वन्य जीव विहार की, तो टोटल की बात करेंगे तो टोटल 7 है। ट्रिक हमारी इस प्रकार है, आप 1-2 बार रीड करेंगे। सन भी आपको डिट्टो ट्रिक से याद करा दी जाएंगी। क्वेश्चन आप केवल देखते ही क्लिक करेगा माइंड में और आंसर देंगे। बस केवल आपको ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहना है। ट्रिक स्टार्ट करते हैं। गोविंद के कोट से बम निकला, तो हमने गोविंद कंसिडर कर लिया, कोई मित्र दोस्त, ठीक है। गोविंद के कोट से बम निकला, बम एटम बम निकला है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है। यदि ये भी नहीं ध्यान हो रहा है, पढ़ते पढ़ते ध्यान हो जाएगा। गोविंद के कोट से बम निकला, तो सबसे पहला वन्य जीव विहार केवल हमने नाम लिखे हैं
वन्य जीव अभ्यारण्य बार बार नहीं लिखेंगे। गोविंद, गोविंद के कोट से बम निकला। गोविंद, के से केदारनाथ, कोट से अस्कोट, से सोना, ब से विंसर, म से मसूरी और निकला से नंदौर। नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपने एक बार रीड कर लिया, गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सोना, विंसर, मसूरी और नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो 7 हो गए। अब इनको ट्रिक से याद कैसे करते हैं, स्थापना किसकी कब हुई, स्थापना, क्षेत्रफल, सब चीज़ें याद होगी, कौन सा किस जिले में है ये भी याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गोविंद की। तो आप गोविंद को जी लिखोगे तो जी में आपको एक टाइप से 5 की आकृति बनती दिखाई दे रही है, तो 2 बार आपको जी बनाना है, गोविंद जी। तो 1955, 5 5 55, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1955। देखो सबसे पहले हो रही है 1955 में, तो सबसे पुराना क्वेश्चन पूछा आपको, सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है राज्य का, तो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य 1955। क्लियर। उसके बाद केदारनाथ, देखो कैद, किसी को भी कैद में मत रखो, कैद कोई भी कैद में नहीं रहता, उसका हमेशा साथ दो, किसी को कैद में मत रखो बल्कि उसका साथ दो। 1900 बात 1900 तो सब में कॉमन है, 55 याद हो गया, साथ दो, केदारनाथ साथ दो, ठीक है जी। अब अस्कोट, अस्कोट यानी कि गोविंद का कोट है ना, कोट में क्या हुआ, छेक हो गया, बम था लेकिन बम ने क्या कर दिया, छेक, तो 6 लास्ट में जिसका आएगा 1986, सीरीज से याद हो जाएगा 1986, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य 1986, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सोना, सोना जब लिखोगे सोना तो 7 की आकृति बनी ना, सोना, तो 1987 एकदम नेक्स्ट 1987 स्टार्ट कंटिन्यू है, 1987 सोना वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक। उसके बाद बिनसर, बिनसर देखो बिनसर, तो बी क्या करती किसकी तरह है, 8 की तरह, तो लास्ट में 8 8, बिनसर में 8 8, इमेज सेट हो जाएगी बिनसर में 8 8, यानी कि 1988 में बिनसर की स्थापना। उसके बाद 6ठे नंबर पे हमारा मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य या विनोग, इसे दूसरा नाम क्या है इसका, विनोग, इसकी स्थापना कब होती है, 1993, 9/3, मसूरी के बारे में तो नॉलेज आपको सबको होगी, 9/3 1993। नंदौर, नंदौर इसके बारे में ये हाल ही में बना हुआ, देखो दिसंबर 2012 में बना, यानी कि घोषित किया गया, तो ये कब का है, सबसे नया, यानी कि नवीनतम कौन सा है, नंदौर, नवीनतम नंदौर कब बना, 2012 में। तो केवल आपको 2 याद रखने हैं, बाकी मैंने आपको फंडा आपको सेट करा दिया है। अब इसकी स्थिति कहाँ है, कौन कहाँ पर है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, साथ के साथ की स्थिति देख लेते हैं। गोविंद, गोविंद जी कहाँ है, उत्तरकाशी, ठीक। केदारनाथ, देखो केदारनाथ सबसे बड़ा केदारनाथ ही है, 2 जिलों में फैला है, चमोली और रुद्रप्रयाग, मैप में भी देखेंगे याद हो जाएगा आपको, घबराइए मत। अस्कोट, कोट, कोट में फट रहा था कोट, तो पिथौरागढ़, यानी कि पिथौरागढ़ थोड़ा सा फट रहा था कोट, ठीक है। सोना, सोन पापड़ी का नाम सुना होगा, सोन पापड़ी, सोना वन्यजीव विहार पौड़ी में है, सोन पापड़ी पौड़ी में। बिनसर, देखो बिनसर यानी कि विनसर, जब भी सर जीतेंगे तो आलम बड़ा होगा, आलम बहुत बड़ा होगा जब भी सर जीतेंगे, तो अल्मोड़ा, बिनसर कहाँ है, अल्मोड़ा में। मसूरी तो आपको पता है देहरादून में है। और नंदौर, ना से नंदौर ना से नैनीताल, ठीक है, वीडियो वाला क्वेश्चन भी आपको अभी पता लगेगा सामने, नंदौर कहाँ है, नैनीताल में। यहाँ तक की चीज़ कवर होती है आपको। 8-10 मिनट की वीडियो दोस्तों, ये आपको बिल्कुल आसानी से चीज़ें याद करा देगी हमेशा के लिए टॉपिक। फिर से अब पढ़ते हैं क्षेत्रफल के बारे में। देखो क्षेत्रफल होता है किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि कितना दायरा है स्क्वायर का, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई में, किलोमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहला गोविंद पढ़ा हमने, गोविंद सबसे पहला है, ये तो बात आपको पता लगी। 485.89 क्षेत्र में फैला है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 486, 486, गोविंद कितने में फैला है, 486 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा केदारनाथ 957 वर्ग किलोमीटर में फैला है। देखो ये 485 है कुल, ये 957, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, केदार, 2 क्षेत्र में फैला हुआ है, चमोली और रुद्रप्रयाग में, ये भी याद हो जाएगा आपको।
अस्कोट, देखो कोट में 6 हो गया था, 1986 पढ़ा आपने, तो 6 यानी कि 600। अस्कोट कितने क्षेत्र में फैला है? 600 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है। तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस में पाए जाते हैं? अस्कोट में, ये ध्यान रहेगा। सोना 301 किलोमीटर में यानी कि वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो आपको याद कौन से करने हैं? तो गोविंद के बारे में। फिर सबसे बड़ा 957 किलोमीटर स्क्वायर में है। अस्कोट 600 हो गया, सर्वाधिक कस्तूरी मृग है। सोना आप याद भी नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद विंसर, विंसर यानी कि कहाँ है? विंसर आलम बड़ा होगा अल्मोड़ा में, AK-47। विंसर कितने में है? 47 वर्ग किलोमीटर में है। मसूरी, देहरादून का मसूरी, देखो मसूरी क्या है? पहाड़ी हिल्स की तरह है। तो आपको केवल 2 में ध्यान रखना है, 11 किलोमीटर में फैला है कुल। सबसे छोटा, तो आपको क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बना, सबसे छोटा वन्य जीव विहार मसूरी। नंदौर नवीनतम है, नंदौर नवीनतम है, नैनीताल में। कितने में फैला है? 270 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। तो आपको इसकी डिजिट भी ध्यान रखनी है। अब उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य स्थित है। देखो चमोली में तो नहीं है कोई अकेला, उत्तरकाशी में गोविंद वाला है, पौड़ी में सोन पापड़ी है, सोना वाला है, और नंदौर कहाँ है? नैनीताल में। आंसर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अस्कोट की स्थापना कब हुई? देखो अस्कोट, कोट में 6 हो गया था, ठीक है। 72 में किसकी हुई? ये भी नहीं हुई, अस्कोट की नहीं हुई। 85 में नहीं हुई, 86 6 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? गोविंद है, केदार है, मसूरी है, नंदौर है। देखो गोविंद सबसे पहला, केदारनाथ सबसे बड़ा जो चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है, मसूरी सबसे छोटा केवल 11 किलोमीटर स्क्वायर का, नंदौर सबसे नवीनतम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा पूछा है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? किन 2 जिलों में स्थित है? तो आपको इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है गाइज, यदि आपको PDF चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और हमने नेशनल पार्क की भी वीडियो बना दी है उत्तराखंड के, आप उनको देखना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज की वीडियो में हम आपके लिए प्रमुख दर्रे लेके आए हैं जो हम उत्तराखंड से रिलेटेड पढ़ेंगे। यानी कि दर्रे का अन्य नाम गिरिद्वार, धुरा या पास होता है। दर्रा कहते किसे हैं? यदि कहीं पर 2 पहाड़ आपस में ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में कुछ स्थान है जाने के लिए, एक लाइन ये हो गई हिमालय की, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बाहर ट्रांस हिमालय होता है, फिर महान हिमालय, फिर मध्य और शिवालिक। तो इनके बीच में कुछ कुछ गैप होता है जिसमें हम जाने के लिए अलग हिमालय में या अलग किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए इनका यूज करते हैं। तो वह क्या होता है? हमारे दर्रे यानी कि पास। ठीक है जी, अब ट्रिक के साथ अध्ययन करने वाले हैं। जैसा पहला दर्रा याद करना है हमने, कौन सा? ट्रेल पास और सुंदर डूंगा, दोनों को एक साथ याद करेंगे। देखो सुंदर डूंगा और ट्रेल पास। पहले सुंदर डूंगा समझो। सुंदर का मतलब खूबसूरत, यानी कि सुंदर बगीचे यानी कि बाग, सुंदर बगीचे, और बगीचे में चमेली के फूल, बगीचे में चमेली के फूल। तो सुंदर डूंगा आपको याद हो जाएगा। सुंदर डूंगा जैसे ही आपको ध्यान आएगा यानी कि बागेश्वर और चमेली के फूल थे। उसके बाद ट्रेल पास को ध्यान रखो। ट्रेन पास हो रही है, ट्रेन पास कहाँ से हो रही है? बाग में से। ट्रेन पास होके कहाँ से जा रही है? बागों में से, सुंदर सुंदर बागों में से होके जा रही है। और जहाँ ट्रेन पास होती है, आपको पता है ट्रेन के पास के लिए जब पटड़ी बनाई जाएगी तो वहाँ पर पत्थर भी डाले जाएंगे, यानी कि पत्थर पिथौरागढ़। तो पत्थर से पिथौरागढ़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों याद हो गए। उसके बाद 3 नंबर वाले देखो, सारे के सारे एक ही बार में याद करने हैं। थांगला दर्रा या मुलिंगला या नेलंगला या साग चोगला, है ना? साग चोगला या सांग चोगला। मैंने इसको ला कर दिया है ताकि आपको गला 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 वाली साउंड प्रॉपर ध्यान रहे इन सब के लिए। गला, देखो मानव शरीर हमने यहाँ बनाया है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण। तो मानव के शरीर को हाथों को बांट दिया है, तो गला कहाँ पे आता है? ऊपर की साइड, यानी कि उत्तर में आ गया थांगला।
थांगला दर्रा जिसमें गला वाली साउंड आएगी वो कहाँ होगी, उत्तरकाशी में। अब उत्तरकाशी का ये इलाका चीनी तिब्बत से लगता है, तो उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य जितने भी दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, थांगला, मुलिंगला, नेलंगना और सांगलो चोगला। तो आपको ये सारे आराम से ऑप्शन में ध्यान हो जाएंगे, टिक आराम से लगेगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलादी। कलादी दर्रा कहाँ है, कौन सा, कलादी, कला है ना, कालिंदी, सॉरी कलादी पढ़ रहा हूँ, कालिंदी। तो इसको पढ़ो कली। तो देखो कली किसकी होगी, फूल की, फूल किसका चल रहा है इस वीडियो में, चमेली का, तो चमेली की कली, तो कालिंदी चमेली। और कहाँ पे है, उत्तरकाशी के साथ इसकी जो है पास यानी कि दर्रा लगता है। चमोली और उत्तरकाशी में कौन सा है, कालिंदी दर्रा, ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सरंगकंठ। सरंगकंठ उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य लगता है, यानी कि जो उत्तरकाशी की सीमा है उसके बाद जो HP शुरू होता है वहाँ पर एकमात्र दर्रा है जो किसी राज्य के साथ साझा होता है, कौन सा है वो, सरंगकंठ, ठीक है ना। हिमालय, हिमाचल यानी कि हिमालय, और कंठ किससे है, शिव जी से, हिमालय पे रहते हैं ना शिव जी, तो सरंगकंठ उत्तरकाशी में हिमालय से यानी कि हिमाचल प्रदेश से टच होता है, तो सरंगकंठ याद हो जाएगा। अब फिर से आपको 3 से 4 एक बार में याद करने हैं। याद कैसे करने हैं, ध्यान देंगे, देखो मार्च योक, कौन सा, मार्च योक, टोपी धुंगा, बारा होती और लातू धरा। तो आपको याद करना है एक से, देखो मार्च, मार्च यानी कि आर्मी क्या करती है, मार्च करती है, जाती है जो पैदल टुकड़ी होती है मार्च करती है, टोपी पहने रखती है सभी के सभी, और बाराती की तरह जचते हैं, सारे के सारे जितने भी सैनिक हैं बारात के दूल्हे की तरह जचते हैं। और लातू धरा, लातू धरा का मतलब लात जो है धरा पर मारते हैं, सभी सैनिक टोपी लगा के रखते हैं, ठीक है, और मार्च करते हुए जाते हैं। दूसरा बारातियों की तरह जचते हैं, और लात कहाँ मारते हैं, धरती पर मारते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इन सब के लिए, सेना के लिए पथरीला रास्ता हो या फूलों वाला रास्ता हो, चमेली के फूलों वाला रास्ता हो या पथरीला रास्ता हो, इन सब के लिए नॉर्मल बात है, इन सब के लिए नॉर्मल सी बात है। तो आपको चमोली और पिथौरागढ़ के सारे जो दर्रे हैं वो कैसे याद करने हैं, कि जहाँ पर आपको एक मार्च दिमाग में याद करना है, ये ध्यान करना है बस, आपको क्लिक हो जाएगा कौन सा कहाँ पे है। नेक्स्ट बात करते हैं लासपा, कौन सा है, लासपा, लासपास चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य, तो लासपास कहाँ पे, चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य। तो आपको याद हो जाना चाहिए चंपावत लासपास यानी कि लास के पास चंपा थी, चंपा, चंपा थी, लास के पास कौन थी, चंपा, और जो क्या कर रही थी, पिथौरागढ़, कुछ नहीं कर रही थी पिथौरागढ़, ये ध्यान रखना है बस, आपको नहीं रिलेट हो पा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आपको टेस्ट भी लगाना है, देखो जिसमें एक डॉट लाइन बीच में ऐड होगी, नवीधुरा दारमा, लिपुलेख लेवी, ऊटा जयंती और मानसिया लाम्पिया, तो वो सारे का सारा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य लगाना है आपको, पिथौरागढ़ और कहाँ, तिब्बत के मध्य, जिसमें एक बीच में लाइन आएगी, लाइन वाला कॉन्सेप्ट। जो दो अलग होंगे वो आपको याद करा दूंगा मैं आगे चल के, ठीक, ये ध्यान रखना है बस इसको। जैसे चोर होती, चोर होती, इसमें बिंदी नहीं है, ये एक ही शब्द है, चोर होती, तो चा से तो चमोली, ठीक, और ती से तिब्बत, तो चमोली और तिब्बत के बीच में कौन सा है, चोर होती दर्रा, चमोली और तिब्बत के बीच में। फिर नीति और किंगरी बिंगरी, ये याद करना है बस इंपॉर्टेंट, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी चमोली तिब्बत, नीति तो पता है नीति दर्रा कहाँ है, चमोली में है, ठीक है ना, नीति चमोली और तिब्बत के बीच में है, नीति दर्रा और किंगरी बिंगरी। माणा डुंगरीला, माणा डुंगरीला, देखो माणा कहाँ है, चमोली में, तो आप इसे थोड़े लगाओगे पिथौरागढ़ वाले के साथ, तो कहाँ, चमोली और तिब्बत के साथ, चमोली तो तिब्बत के साथ ही सबसे ज़्यादा लग रहा है। फिर बाल चा, देखो बाल चा, बालों में यदि चमेली का तेल लग जाए, फूलों, चमेली के फूलों का तेल लग जाए तो तबीयत खुश हो जाए, तिब्बत यानी कि तबीयत खुश हो जाए, बाल चा चमोली और तिब्बत के मध्य है। फिर उसके बाद आता है हमारा BCD, BCD से क्या ध्यान रखना है, ये क्या पढ़ देते ना ABCD, तो ये को हटाओ, BCD ब्यास घाटी, सी से
सिनला, सिनला पास, ब्यास घाटी और दारमा, डी से दारमा घाटी, इन दोनों के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है? सिनला दर्रा पड़ता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद बचा कोई और म्यूंडार, कोई और म्यूंडार, यानी कि इसको कैसे रिलेट करना है? कोई भंडारे में चलो तबीयत से खाने के लिए, है ना, चलो तबीयत से खाने के लिए, कोई म्यूंडार, यानी कि कोई और म्यूंडार दर्रे कहाँ हैं? चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। नेक्स्ट आपके लिए टेस्ट आने वाला है। फिर उसके बाद है जेखू खगा, जेखू खगा दर्रा जास्कर श्रेणी में पड़ता है, ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी में पड़ता है कौन सा? जेखुगा दर्रा। नेक्स्ट सल, सला, तंजुन और लमलंग घाटरिया, ये चमोली तिब्बत में पड़ता है। सबसे ज़्यादा चमोली तिब्बत के, आपको ये ध्यान रखना है। अदर याद कर लेंगे, चमोली तिब्बत टिक कर देना बस। उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए पहला, कौन सा दर्रा कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है? तो सबसे पहले आपको कुमाऊं के 6 जिले और गढ़वाल के 7 जिले याद होने चाहिए आपको प्रॉपर, ठीक, तभी आप इसको लगा पाएंगे आसानी से। देखो कुमाऊं का क्षेत्र श्रीकंठ हिमालय के साथ, किसके साथ? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश था। कालिंदी, यानी कि जो आपने रिलेट किया था किस चीज़ से? कली से, कली यानी कि चमोली प्लस चमोली और किसके साथ था? उत्तरकाशी, चमोली उत्तरकाशी। नीति कहाँ है? यानी कि एक चमोली और तिब्बत के साथ है। लासपा, यानी कि चंपा पड़ी थी लास के पास, चंपा और पिथौरागढ़। तो चंपावत और पिथौरागढ़ किस में आते हैं हमारे? ये आते हैं हमारे कुमाऊं क्षेत्र में। तो कुमाऊं क्षेत्र के कारण हम इससे पूछा है कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा पड़ता है? तो कौन सा पड़ता है? लासपा दर्रा कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन हाल ही में वीडियो में पूछा गया है, ये आपको फॉर्मेट आना चाहिए। कौन सा दर्रा गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है? यानी कि 3 दर्रे इसमें ऐसे हैं जो कुमाऊं में पड़ेंगे, जैसे ट्रेल पास, कहाँ से? बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो बागेश्वर पिथौरागढ़ कहाँ है? कुमाऊं में है। पूछ किसका रहा है? गढ़वाल का, तो ये तो नहीं होगा। बाराती, चमेली और पिथौरागढ़, ये भी किस में पड़ रहा है? कुमाऊं क्षेत्र में, ये भी नहीं होगा। उसके बाद लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ रहा है? लिपुलेख दर्रा जो आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत में पड़ रहा था, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? कोई, कोई कहाँ पड़ रहा था आपका? चमोली तिब्बत था, चमोली तिब्बत था। तो तिब्बत चमोली किस में पड़ता है? गढ़वाल क्षेत्र में। तो इस पर टिक कौन सा हो जाएगा? कोई दर्रा, ठीक। नेक्स्ट सुंदरडुंगा दर्रा किन 2 जिलों के मध्य है? तो सुंदरडुंगा, सुंदर बागेश्वर था, ठीक है, और चमेली के फूल थे, ये क्लियर हो जाएगा। थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सागचोकला दर्रा कहाँ है? तो लाला वाले कहाँ थे? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य थे। कौन सा दर्रा चमोली तिब्बत से संबंधित नहीं है? तो चमोली तिब्बत से संबंधित कौन सा नहीं है? इसमें आपको इस सेट करना है क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना है। देखो माणा चमोली तिब्बत, नीति भी और बारह लाचा भी, लेकिन जो बारह होती था ये कहाँ था? चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य था। तो ये आंसर हो जाएगा क्लिक। उत्तराखंड में सर्वाधिक दर्रे हिमालय किस भाग में पाए जाते हैं? इसका आंसर आपको करना है दारमा और व्यास घाटी के मध्य स्थित दर्रा सिनला, पढ़ा था ना BCD, तो दारमा और ब्यास घाटी के मध्य सिनला। ताई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं, और जो है PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज हम जियोग्राफी के अंतर्गत बेसिक टू हाई लेवल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, कितने भाग होते हैं, किसके बारे में कौन सी कथाएं हैं, और किसको क्या क्या कहा जाता है, इनके कई सारे नाम हैं, किसकी चोटियाँ कहाँ पर पाई जाती है, कौन से हिमालय में कौन सी चोटी है, घास के मैदान कौन से और कौन सी किसको लाइन अलग करती है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। कॉन्सेप्ट के साथ आपके दिमाग में सभी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी। तो जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी है क्या? देखो जियो से मतलब जियोड से है, जियोड का मतलब पृथ्वी से है, यानी कि ग्राफी ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी गोल ना होकर एक जियोड टाइप की है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, ठीक।
यदि हम उबड़ खाबड़ आकृति का, ऊंची नीची आकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम किसके अंतर करते हैं, जियोग्राफी के। यदि हम पृथ्वी के अंदर घुसकर उसका अध्ययन करें कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, तो उस आंतरिक संरचना का, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन जो स्टडी होता है वो क्या होता है, लॉजी, जियोलॉजी। तो आपको ये कवर हो जाएगा जियोलॉजी या जियोग्राफी में क्या अंतर है। फिर हम बात करें इंडियन जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी का मतलब भारत के अंदर या भारत के क्षेत्र में आने वाली जो उबड़ खबड़ आकृतियाँ हैं, भारत में आपको बेसिक क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में जान लेते हैं। आपको ज़्यादातर पहाड़ दिखते होंगे जो पहाड़ी इलाकों में होंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ऊपर की साइड का ये इलाका सब क्या है, पहाड़ों वाला है। फिर आपको मध्य में मैदान दिखते होंगे जहाँ पर खेती ज़्यादा होती होगी। फिर दक्षिण भारत में जाकर प्लेटू यानी कि पठार ज़्यादा दिखते होंगे, तो यहाँ पर तीसरा पार्ट पठार का हो गया। और फिर तटीय इलाके दिखते होंगे, तटवर्ती इलाके, और कुछ द्वीप समूह, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दिखाई देते होंगे। तो ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको आंखों के सामने, वो इंडियन जियोग्राफी है, यानी कि ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको भारत का बना हुआ। ठीक है, अब इनको अलग अलग, यानी कि भारत को कुल कितने भागों में बांटा गया है, 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में, 4 में। कौन कौन से, उत्तर में पहाड़ यानी कि हिमालय, मध्य में मैदान, तीसरा पठार, और चौथा तटवर्ती इलाके या और द्वीप समूह। 4 पार्ट आपको डिवाइडेशन समझ में आ गई होगी। अब इनका क्रम है, अलग अलग तरीके से देखेंगे। हिमालय की उत्पत्ति जानते हैं पहले कैसे हुई। महान हिमालय के बारे में वैगनर ने थ्योरी दी थी। वैगनर ने थ्योरी दी ऑल कॉन्टिनेंट आर जॉइंट, यानी कि महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया, वैगनर महाद्वीपीय सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया, वैगनर ने क्या बोला कि जितने भी महाद्वीप है सारे जॉइंट थे, पहले जॉइंट थे, यानी कि जो स्थल वाला पार्ट था उसे पैंजिया यानी कि आंतरिक भाग, और जो पानी वाला भाग था उसे पैंथालासा। देखो लास कहाँ तैरती है, पानी में, तो पानी वाला भाग पैंथालासा बाह्य भाग, और पैंजिया आंतरिक भाग स्थल वाला पार्ट था। ठीक, फिर उसके बाद कुछ समय का बाद जियोग्राफी में करोड़ों वर्षों से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको एक को अंगारा लैंड और एक को गोंडवाना लैंड बोला गया, और इनके बीच में टेथिस सागर था। बीच में कौन था, टेथिस सागर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अंगारा लैंड में आप बेसिकली देखेंगे कौन कौन से देश आते हैं। अंगारा लैंड के देश में ऊपर की साइड के, देखो ये 0 वाली रेखा हो गई आपकी भूमध्य रेखा, तो ऊपर की साइड पे नॉर्थ अमेरिका होता है, यूरोप और एशिया, ये किसके भाग थे, अंगारा लैंड के भाग हैं, यानी कि भाग हैं किसके, अंगारा लैंड के। और गोंडवाना लैंड में जो दक्षिणी पार्ट था, जैसे साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका वाला हिस्सा, तो वो किस में चले गए थे, गोंडवाना लैंड में। ठीक है, इसी टेथिस सागर के स्थान पर जहाँ टेथिस सागर था, तो जो अफ्रीका की एक प्लेट आगे चलकर यूरोपीय प्लेट से टकरा जाती है। यूरोप वाली प्लेट से, प्लेटें होती है ना जो टकरा जाती है, उसके बीच में टेथिस सागर के स्थान पर बीच में से जो मलबा वगैरह दबा होता है वो सारा का सारा खिंचकर क्या होता है, ऊपर निकल जाता है, और हिमालय वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यानी कि हिमालय अभी भी नॉर्मल धीरे धीरे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ धीरे धीरे सेंटीमीटर में बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कवर। अब हिमालय के भागों की बात करते हैं। हिमालय का पता लगा आपको। हिमालय के मेनली हमने 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4, जिसमें आपने सुना होगा ट्रांस, वृद्ध, मध्य, शिवालिक। इनके और भी नाम है, ये तो केवल एक इंट्रोडक्शन है। 4 पार्ट आपको ध्यान होंगे। ट्रांस, सबसे ऊपर का एरिया ट्रांस, यानी कि पार कर जाएंगे ना, देखो नीचे से भारत की साइड से पार करेंगे तो ट्रांस, सबसे बाहर कौन सा है, ट्रांस। उसके बाद वृद्ध, दूसरे नंबर पे वृद्ध हिमालय है, तीसरे पे मध्य, और लास्ट में शिवालिक। तो लास्ट में शिवालिक, सबसे बाहर ट्रांस, और जो वृद्ध है ये दूसरे नंबर का वृद्ध है, और तीसरे वाला मध्य है। तो ये तो ट्रांस हो गया, पार चला गया। अब बचे इन 3 में मध्य कौन सा है, मध्य वाला तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक, और लास्ट वाला शिवालिक। तो आपको डिवाइडेशन पता लगा। इन सब की एवरेज हाइट कितनी है, लगभग 6000 मीटर है। किसकी, इसकी वृद्ध, मध्य और शिवालिक की। प्राचीन हिमालय किसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इन 4 पार्ट में से प्राचीन हिमालय किसे बोला जाता है, तो ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है, क्योंकि आगे ट्रांस खड़ा था, इधर से प्लेटें टकराई तो यहाँ का हिमालय ऊपर उठ गया। यहाँ तक कवर आपको चीज़ें।
अब जो इनसे और चीज़ें पूछी जाती हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे ऊंचा हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है? देखो ट्रांस, उसके बाद सबसे ऊंचा वृद्ध हिमालय सबसे ऊंचा है। फिर सबसे अधिक चोटियाँ कहाँ होंगी? देखो जो ऊंचा है तो सबसे ऊंची चोटियाँ भी वहीं होंगी, वृद्ध हिमालय पे होंगी। जब चोटियाँ ऊंचे तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी, और बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी तो ठंड भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद सबसे अधिक पर्यटक स्थल कहाँ है? पर्यटक स्थल भी पूछे जाते हैं। सबसे अधिक पर्यटक स्थल मध्य हिमालय में है। तो ये तो ऊंची ऊंची चोटियाँ हो गया, एवरेस्ट पे कौन जा रहा है? सब थोड़े रह रहे हैं। तो पर्यटन स्थल कहाँ आ गए? मध्य में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? शिवालिक में। सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाएगी? शिवालिक में, यानी कि शिव जी जहाँ रहते थे, शिवालिक। ठीक है। जम्मू कश्मीर किस हिमालय में आएगा? तो जम्मू कश्मीर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यानी कि ये वाला इलाका है ऊपर का, और ये पहले वाली लाइन किसकी है, किसको शो कर रही है? ट्रांस हिमालय को। तो जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस में आता है? ट्रांस हिमालय में। अब दोस्तों एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा है? ट्रांस, यानी कि पार की साइड जो ट्रांस हिमालय है। सबसे प्राचीन ट्रांस हिमालय। एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर की है। जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है? ट्रांस हिमालय में। ठीक। अब ट्रांस हिमालय के भी 4 हिस्से हैं। ट्रांस हिमालय के 4 हिस्से, यानी कि 4 सीरीज में बटा हुआ है, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में छिटपुट सा ये बटा हुआ है। कितने में? 4 हिस्सों में। तो पहली जो श्रृंखला आती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। याद नहीं हो रहा है तो कलेजा पार, ट्रिक के लिए आप कलेजा पार याद रख सकते हैं। काकोरम, क ले जा पार, यानी काकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है यहाँ तक। यानी कि आपको सीरीज का यही क्रम याद रखना है। तो ये काकोरम वाला ऊपर जाके और जाके जो भारत के क्षेत्र से बाहर चला गया, वो बन जाता है पामीर का पठार। यहाँ पर 3 हिमालय मिलते हैं, तो ये क्या बन जाता है? पामीर का पठार, जिसे क्या बोलते हैं? विश्व की छत। विश्व की छत किसे बोलते हैं? पामीर के पठार को। ठीक है जी। उसके बाद और ये इधर जम्मू कश्मीर से बाहर निकल जाता है, चाइना की साइड चला जाता है। इसे बोलते हैं कैलाश पर्वत, यानी कि पूर्व की ओर बढ़ा हुआ भाग किसका? काकोरम का क्या कहलाता है? कैलाश पर्वत। और पूर्व पश्चिम उत्तर की साइड बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाएगा? पामीर का पठार। यहाँ तक कवर हो जाएगा। 4 सीरीज याद हो जाएंगे आपको। पीर पंजाल के सबसे पुराने पत्थर मिले हैं, यानी कि इसको किसके समतुल्य माना गया है? जो पुराने पत्थर किसके हैं? पीर पंजाल के। देखो पुराने पत्थर पीर पंजाल, प से पीर, प से पंजाल। ठीक है ना? पीर पंजाल, पीर पंजाल पुराने पत्थर मिले हैं। किसके समान? मध्य हिमालय के। यहाँ तक याद हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम इसकी, काकोरम श्रेणी में कौन कौन सी चोटियाँ पड़ती हैं, जो आपको मेनली याद करनी है। यानी कि हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 भाग पढ़ रहे हैं। उसमें पहला पार्ट है काकोरम श्रेणी। देखो के सीरीज की श्रेणियाँ इसमें पाई जाती हैं, K1, K2, K3, K4। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उनको देखते हैं, जो आपने पढ़ी भी होगी, K2 जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है। फिर एक आती है K4 जिसका नाम गैसर ब्रूम। K4 कौन सी है? गैसर ब्रूम, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, गैसर ब्रूम किसकी चोटियाँ हैं? के से K2, K4 काकोरम श्रेणी की। और इस श्रेणी में ही ग्लेशियर पाए जाएंगे, तो पहाड़ी इलाका ग्लेशियर पाए जाएंगे। तो जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली पूछा जाने वाला है सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि सबसे ऊंचा ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में पड़ता है? काकोरम श्रेणी में पड़ता है। और काकोरम श्रेणी किसके अंतर्गत है? ट्रांस हिमालय के। ठीक है। उसके बाद विस्पर, दूसरा कौन सा है? विस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। तो बी बाल्टोरो, बियाफो और विस्पर। तो 3 ये हैं, आपको ध्यान रखने के तीनों के तीनों ग्लेशियर हैं। कौन सी श्रेणी में? काकोरम श्रेणी में है। उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन है अदर, काकोरम श्रेणी का उत्तरी विस्तार पामीर का पठार और पूर्वी विस्तार कैलाश पर्वत। ये काकोरम श्रेणी का विस्तार है। 4 ग्लेशियर पढ़ने हैं, 2 सीरीज हैं इसकी, 2 श्रेणियाँ ऊपर की, K2 और K4 वाली। और K2 K4 POK पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। तो यानी कि सर्वोच्च चोटियाँ हैं, लेकिन पाक में यानी कि भारत के एरिया में नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर में आती है। दूसरी श्रेणी कलेजा पार के बाद कौन सी आएगी? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी राका पोशी। देखो लद्दाख यानी कि राख, लद्दाख यानी कि राख, लद हो गया ना राख, तो राका पोशी। दुनिया की सबसे ऊंची ढाल का पर्वत कौन सा? राका पोशी। यानी कि इधर से यदि चढ़ रहा ना तो ऊपर सीधा ढाल है एकदम, यानी कि यहाँ पे कोई खड़ा हो जाए तो दबा के दीजिए नीचे। तो राका पोशी
किसकी सर्वोच्च चोटी है? लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ तक आपको कवर हुआ। तो दोस्तों हम पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी को इसमें नहीं कवर करेंगे, क्योंकि उसमें जो दर्रे सुरंग वगैरह आएंगे ना, टनल वगैरह, उनको अलग से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि फिलहाल हमारा फोकस किस पे है? हिमालय पे है। तो दूसरे हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय पढ़ लिया हमने। दूसरा हिमालय है वृहद हिमालय। वृहद को ही सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च चोटियाँ हैं। महान हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे बड़ा है। मुख्य हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे मुख्य चोटी माउंट एवरेस्ट इसके अंतर्गत आती है। आंतरिक हिमालय क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऊपर की साइड ट्रांस हिमालय और नीचे मध्य और शिवालिक। तो शिवालिक तो छोटा सा हिमालय है, तो मेनली बड़े हिमालय कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय। तो बीच में कौन सा आ रहा है? वृहद हिमालय, तो इसे आंतरिक हिमालय बोला जाता है। अब सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा भी है, तो बर्फ़ भी पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ भी जमेगी, उसी के लिए इसको क्या बोला जाता है? हिमाद्री। यानी कि इसकी एवरेज ऊंचाई, जो ऊंचाई है 6100 मीटर है। 6100 मीटर से लगभग ज़्यादा ही है। कितना है? 6100 मीटर से ज़्यादा है। और जबकि ट्रांस हिमालय की कितनी थी? केवल 6000 मीटर की ऊंचाई थी इसकी। ठीक है, यहाँ तक कवर। अब इसकी चोटियाँ पूछी जाती हैं कि घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए, और कौन सी किस पर्वत पे पड़ती है और कौन से ज़िले में पड़ती है। यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एक बनता ही बनता है, इम्पोर्टेंट भी है। देखो, पाकिस्तान के अंतर्गत चली जाती है नंगा पर्वत, तो पाकिस्तान तो नंगा है ही। ठीक है जी, ये तो पाकिस्तान में चली गई। उसके बाद 3 पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में चोटियाँ। उसके बाद नेपाल में कौन सी है सीरीज वाइज, और सिक्किम की, और फिर अरुणाचल प्रदेश की। तो जो हमारा वृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय है, वो महान हिमालय बेसिकली नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। कहाँ तक जाता है? पाकिस्तान में नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है आपको? 4-4 का सेट बनाएंगे। पाकिस्तान तो उधर याद हो गया, उत्तराखंड तक याद करेंगे, फिर नेपाल तक। देखो याद कैसे होगा अब। नंगा बंदर का काम गंदा, नंगा बंदर का काम गंदा। एक बार रिलेट करना आपको चारों को। नंगा पर्वत, नंगा बंदर का काम गंदा। तो नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी। तो नंगा पर्वत तो चला गया पाकिस्तान में, बंदरपूछ, कामेत कहाँ है? उत्तराखंड में चोटियाँ हैं इसकी। ठीक है जी। उसके बाद नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। देखो, नेपाल यानी कि पाल पर आपने क्या बिछाया? अन्न। अब नेपाल पाल पर क्या बिछाया? अन्न। अन्न को बिछाने से पहले यानी कि धो लो, बनाने से पहले क्या करो? उसे धो लो। तो अन्न, पाल पर अन्न बिछाए, अन्नपूर्णा नेपाल में है। धोलो, धौलागिरी नेपाल में है। उसके बाद मसालू, मनसालू यानी कि अन्न में क्या डाल दो? मसाला डाल दो। मसाला डाल दिया, अब उसे लेके चले गए गौरी शंकर। गौरी शंकर छोयू यानी कि छूमंतर हो गए। मसाला डालते ही गौरी शंकर छूमंतर हो गए। छूमंतर होकर कहाँ चले गए? माउंट एवरेस्ट पर। और माउंट एवरेस्ट पर जाकर बोले मैं कालू। माउंट एवरेस्ट पर जाकर क्या बोले? मैं कालू, मैं कालू। तो ये सारी की सारी किसके हैं? नेपाल की। कौन कौन सी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैं कालू। ये आपको कवर हो जाएंगी नेपाल की सर्वोच्च चोटियाँ। उसके बाद आपने पढ़नी कौन सी है? सिक्किम की। एक सिक्किम की कौन सी है? कंचनजंगा, आपने सुनी होगी सिक्किम की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत। ये आपको सीरीज किसकी याद हो गई? जो वृहद हिमालय है। अन्य नाम माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम सागर माथा। नेपाल में क्या बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को? सागर माथा। और चाइनीज भाषा में इसको क्या बोला जाता है? चामोलुंगमा, चामोलुंगमा। ये पूछा गया सागर माथा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप 8800 जो 48 मीटर पड़ते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन में 8850 मीटर भी लगाना पड़ता है, तो आपको दोनों में से एक देगा ऑप्शन, वही क्लिक करना है। ठीक है जी, यहाँ तक। अब हम तीसरे हिमालय की, मेन हिमालय की बात करते हैं, मध्य, जिसका दूसरा नाम क्या है? लघु हिमालय। मध्य और लघु हिमालय, जिसकी एवरेज ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर के बीच में है। ये क्यों प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए, जंगल के लिए और घास के मैदानों के लिए कौन सा हिमालय प्रसिद्ध है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो आपसे पूछे घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? किस हिमालय में? मध्य हिमालय में। जंगल मध्य हिमालय में। पर्यटन के लिए कौन सा हिमालय प्रसिद्ध है? मध्य हिमालय। ठीक है। पर्यटन में जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्यटन स्थल है। उत्तराखंड की बात करेंगे, रानीखेत, हल्द्वानी, नैनीताल, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक।
जंगल में आपको जितने भी बायो रिजर्व वगैरह मिलेंगे ज़्यादातर यहाँ पे मिलेंगे आपको। घास के मैदान, जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को मर्म क्या क्या बोला जाता है, मर्ग। मर्ग जिसमें प्रमुख है सोनमर्ग और गुलमर्ग। घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। जबकि उत्तराखंड में क्या बोला जाता है, प्यार, प्यार या भुगियाल। उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, प्यार या भुगियाल। डिटेल में उत्तराखंड में पढ़ा जाएगा, यहाँ केवल आपको कितना ध्यान रखना है, प्यार या भुगियाल घास के मैदान। ये आपका मध्य हिमालय कंप्लीट हुआ यहाँ तक। इसके बाद आप जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज हम हिमालय के अंतर्गत शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पर ट्रिक की जरूरत होगी। आसान शब्दों में मैप के साथ आपको याद कराया जाएगा। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लें, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। हम हिमालय पढ़ रहे थे। हिमालय को हमने मेनली 3 भागों में बांटा था, 4 भागों में। यानी कि एक तो ऊपर की श्रेणी ट्रांस हिमालय, फिर वृहद या महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी। ठीक है जी। ट्रांस में हम एक ट्रिक लगा चुके हैं कलेजा पार की, उसकी 4 श्रेणी अलग। मध्य हिमालय पढ़ चुके हैं। आज हम शिवालिक हिमालय पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ट्रांस, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो ये सबसे नीचे है, पैरों की साइड है, तो इसलिए से हिमालय की पदस्थली यानी कि फुटेज कहा जाता है। हिमालय की पदस्थली कौन सा श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी। ठीक है। सबसे नवीन हिमालय यानी कि ये बन रहा है, सबसे छोटा है, बन रहा है, और इसी में सबसे ज़्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं। यानी कि जीवाश्म मिलने की संभावना किसमें है, शिवालिक हिमालय में है। ठीक है। यदि हम शिवालिक हिमालय के पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग को बोला जाता है द्वार, और पश्चिमी भाग को बोला जाता है दून। जैसे कि आप उत्तराखंड में पहुंचोगे तो देहरादून और हरिद्वार फेमस है। ये आपको ओवरव्यू ध्यान रखना है कि शिवालिक का जो पश्चिमी क्षेत्र होगा, पश्चिमी साइड होगी, वो दून कहलाएगी, और जो पूर्वी साइड होगी वो द्वार कहलाएगी। तो पूर्वी व द्वार, ठीक है, पूर्वी द्वार कहलाएगी। अब इसके विस्तार की बात करते हैं आसानी से। जैसे कि आप इस मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने इसमें ट्रांस नहीं लिया है अभी, ट्रांस हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद वृहद हिमालय और मध्य हिमालय, यानी कि वृहद को ही महान हिमालय, काफ़ी नाम है इसके, आप पीछे कवर करेंगे। मध्य हिमालय में आपको इसके नीचे की साइड पे शिवालिक श्रेणी दिख रही होगी। ये शिवालिक श्रेणी जब इधर की ओर बढ़ती है उत्तराखंड की साइड आके, तो ये मध्य हिमालय में ही मिल जाती है। और जबकि इसके पश्चिमी भाग में देखोगे आप, कुछ टाइम बाद बीच में गायब होने के बाद ये पाकिस्तान में दिखाई देती है, सुलेमान पहाड़ी के नाम से। सुलेमान पहाड़ी कहाँ है, पाकिस्तान में। सुलेमान नाम से पता लग रहा है, थोड़ा मोमडन टाइप का नाम है, तो पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी। उसके बाद ये पहाड़ी शिवालिक में जब मिल जाती है तो मध्य हिमालय की ओर आगे बढ़ती हुई आपको लाइन दिखाई देती है। ये आगे बढ़ती हुई विभिन्न राज्यों से भारत के अंडमान निकोबार तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अंडमान निकोबार तक। तो ये आपको पूरी एक श्रृंखला ऐसे दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर पानी चला जाता है तो फिर ये उभर जाता है, जो अंडमान निकोबार वाला समूह है। अब कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, उससे रिलेटेड भी हम पॉइंट देखते हैं। जैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं इसका विस्तार, तो अरुणाचल प्रदेश में इसमें 4 आपको मुख्य ध्यान रखनी जो लाइन वाइज हैं, 1 2 3 4, जिनका नाम डाफला, मिरी, अमीर, मिसमी। डाफला, मिरी, अमीर, मिसमी। ठीक है, डी मैम, डाफला, मिरी, अमीर, मिसमी। तो 4 याद हो जाएंगे आपको। अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी इनके नीचे की साइड, एक पहाड़ी नीचे की साइड है जिसको पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है। तो पटकाई बूम, डाफला, मिरी, अमीर, मिसमी, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड में नीचे आते ही नागा पर्वत है, ये तो आसानी से याद हो जाएगा, नागालैंड में नागा पर्वत। फिर ये पर्वत जब आगे की साइड निकल कर भारत की सीमा को पार कर जाता है तो आराकाम पर्वत कहलाता है, जो कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। तो सुलेमान पहाड़ी या सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में और आराकाम पर्वत म्यांमार में। तो ये सीमा साझा करते हैं भारत के साथ और म्यांमार के साथ। कौन सा पर्वत, आराकाम पर्वत। अब जैसे ये नीचे की साइड मिजोरम में आते हैं, मिजोरम में आती है मिजो पहाड़ी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, जिसको हम लुसाई पर्वत भी कहते हैं। तो मिजो पहाड़ी या लुसाई पर्वत कहाँ है, मेघालय, सॉरी मिजोरम में है। ये मिजोरम, यहाँ पर 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा है। तो मिजो पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम में, जिसे लुसाई पर्वत भी कहते हैं। अब आप जैसे इसका विस्तार देख रहे हैं
तो विस्तार आपको दिखाई दे रहा है कि अंडमान निकोबार तक जा रहा है। तो शिवालिक का सबसे दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा है? अंडमान निकोबार। और यदि पूरे हिमालय की बात करें, क्योंकि हिमालय की तो श्रेणियाँ सारी की सारी हैं, हिमालय का सबसे दक्षिण पूर्वी भाग देखो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण पूर्वी भाग इधर की साइड पड़ रहा है अंडमान निकोबार। शिवालिक श्रेणी का भी है और पूरे हिमालय का भी है। पूछा जाए तो आप इसको क्लिक करेंगे माइंड में। अब हम मेघालय की बात करते हैं। मेघालय की कौन कौन सी पहाड़ियाँ, उनको अलग लिखा है। देखो मेघालय, मेघ का मतलब बादल, यानी कि जब मेघ बरसते हैं तो गारा हो जाएगा, यानी कि कीचड़ हो जाएगा। देखो अब इसको यहाँ ध्यान दो, याद कैसे करना है। एक ही लाइन में गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया। तो मेघालय गारा खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया कहाँ पे है? पहाड़ियाँ मेघालय में है। और लास्ट एक हमें याद करना है मिकिर। मिकिर को कैसे करना है याद? देखो मिमिक्री करते हैं, नकल उतारते हैं, मिमिक्री करना। तो मिकिर वो क्या है? मिमिक्री आसान नहीं है, दूसरे की आवाज़ निकालना मिमिक्री करना आसान नहीं है। तो असम में कौन सी है? मिकिर पहाड़ी कहाँ पे? असम में है। और जो हम पढ़ते हैं कि पूर्वांचल पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर भारत में किसे कहते हैं? पूर्वांचल पहाड़ियाँ किन्हें कहा जाता है? आंध्र प्रदेश की 5 पहाड़ियों को छोड़कर जितनी पहाड़ियाँ बचती हैं वो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। जैसे डाफला, मिरी, अमीर, मिसमी और पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश की थी। इनको छोड़कर बाकी जो बची नीचे की साइड की, नागा पर्वत, फिर मीजो पहाड़ी जिसे लुसाई पर्वत कहते हैं, गारो खासी जैंतिया और मिकिर, ये सब किस में आती है? पूर्वांचल की पहाड़ी में आती हैं। अब दूसरा पॉइंट जो हमने याद करना था इसमें, इन जो श्रेणियाँ हैं हिमालय की 4, ट्रांस, वृद्ध, मध्य और शिवालिक, इनको कुछ लाइनें अलग करती हैं जिनके नाम रखे गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अभी वीडियो में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट भी है, फिर बन सकता है। श्रेणी को अलग अलग जोन जो अलग करते हैं, अलग जोन है, उनके नाम रखे गए हैं। जैसे ये हमारा ट्रांस हिमालय, वृद्ध या महान हिमालय बोलते हैं, मध्य या लघु हिमालय बोलते हैं छोटा, और इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो पूर्वी तो द्वार कहलाता है और पश्चिमी दून कहलाता है शिवालिक का क्षेत्र। ये आपको कवर हो गया। अब 3 देखो, 1 2 3, तो 3 लाइनें बनेंगी और 4 इन पहाड़ियों के बीच में। ये जो 4 आपको श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं, इनमें 3 बनेंगी। तो पहला जब हम बात करते हैं पहले वाली लाइन की, इसमें आपको सबसे पहले ट्रांस दिखाई दे रही है, ट्रांस और वृद्ध, यानी कि ट्रांस और महान हिमालय के बीच में जो लाइन खिंची हुई है, जो जोन है, उसे बोलते हैं सचर जोन या हिंज जोन। सचर जोन या हिंज जोन। देखो श्रेणी में सबसे ऊपर की साइड आ रहा है, सिर की साइड बोल सकते हैं, तो सिर से ध्यान रहेगा ना। तो शुरू की ट्रांस और वृद्ध थी, उन दोनों के बीच में सचर जोन या हिंज जोन था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो याद करनी है आपने, वृद्ध और मध्य, यानी कि महान हिमालय और मध्य हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या लघु हिमालय के बीच में MC थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखो मेन में पड़ रहा है ना, 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, तो मेन होगी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन 2 हिमालय को अलग करती है या किन हिमालय श्रेणी को अलग करती है? तो वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है। लास्ट इसमें नीचे की साइड शिवालिक और मध्य हिमालय या लघु हिमालय या शिवालिक श्रेणी को अलग करने वाला जोन कौन सा है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो लास्ट वाला कौन सा है? ग्रेट बाउंड्री GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक को और मध्य को अलग करता है। आई होप ये चीज़ें आपको जोन समझ में आएंगे, कौन किसे अलग करता है। इस पर आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।